बिहार बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एमसीक्यू का पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पहला चैप्टर आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। और इस चैप्टर से आप एमसीक्यू को देखेंगे और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप टेस्ट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स एमसीक्यू को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसे आप टेस्ट लगा सकते हैं और अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला चैप्टर आज का है इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्नों को इस एमसीक्यू टेस्ट में देखेंगे। पहला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। जैसे अमेरिका, जापान, चीन, ये सारे देश जो हैं विकसित देश हैं क्योंकि इन देशों का राष्ट्रीय आय जो है काफी अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां पे एक ऑप्शन छूटा हुआ है, मिस टाइप है, जापान कर लें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र का भागीदारी है, इसलिए आपका भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिश्रित। आर्थिक व्यवस्था भारत का मिश्रित है। प्रश्न नंबर 5, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और इसके अंतर्गत कृषि आता ही है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आता है। पशुपालन के अलावा मत्स्य पालन या इसे कह सकते हैं मछली पालन। फिर आपका आता है कुक्कुट पालन यानी आप कह सकते हैं मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन। फिर इसके अंतर्गत आता है वानिकी यानी बाग बगीचे लगाकर फल का उत्पादन कर सकते हैं, वानिकी। फिर इसके अंतर्गत आता है खनन, धरती के अंदर से आप किसी भी धातु तत्व को निकाल सकते हैं तो भी आपका खनन कहलाएगा, या फिर बालू अगर निकालते हैं नदी से तो भी आपका खनन के अंतर्गत आएगा। कोयला निकालते हैं तो आपका खनन कहलाएगा। तो सारे आपका जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है जिसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ कृषि नहीं आता है, इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, कुक्कुट पालन, ये सारे आपका आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 18 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसका वर्तमान नाम जो है चेंज हो गया है। अब इसका वर्तमान नाम नीति आयोग है। नीति आयोग। आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग जो योजना आयोग के नाम पे आया है, इस नीति आयोग का स्थापना कब हुआ योजना आयोग के स्थान पे। प्रश्न नंबर 7, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तीनों आपका जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 8, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2015 में। 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ है। स्मॉल डेट के साथ आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। 2015 बता दिया गया है, स्मॉल डेट भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति। ऑप्शन ए तीव्र हो जाती है, बी में मंद हो जाती है, सी में समान रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति धीमा पड़ जाता है, मंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवोपार्जन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीवोपार्जन करना, यानी कि अपने भरण पोषण के लिए कार्य करना, कुछ पैसा कमाना। प्रश्न नंबर 12, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तकनीक विकास। तकनीक विकास जो है आपका गैर आर्थिक कारक है आर्थिक विकास का। और बाकी जो है आपका प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, ये सारे आपका आर्थिक कारक हैं। और तकनीकी विकास जो है
तकनीक विकास एक गैर आर्थिक कारक है। प्रश्न नंबर 13, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत। विद्युत जो क्षेत्र है यहाँ पे वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वे सारे आपका उद्योग कल कारखाने आ जाते हैं जहाँ पे निर्माण होता है, निर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण के वे सारे आपका क्षेत्र जो है उद्योग क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत भी आपका क्या होता है? निर्माण होता है, इसलिए आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मोबाइल अगर कंपनी होता है, मोबाइल फैक्ट्री, तो आपका आ जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, सिर्फ मोबाइल कहा जा रहा है तो मोबाइल आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। मोबाइल कंपनी का आता है तब आपका आ जाता है द्वितीयक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका व्यापार आता है, होटल आते हैं, रेस्टोरेंट आएगा, शिक्षण संस्थान आएगा, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सारे आ जाएंगे, यानी जितने भी आपका सेवा का क्षेत्र है वो सारा आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। संचार आएगा, बीमा आएगा, डाक आएगा, ये सारे आपका सेवा क्षेत्र हैं। बैंक आएगा, परिवहन आएगा, ये सारे सेवा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि प्रधान। स्वतंत्रता के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान था और आज भी आपका लगभग कृषि प्रधान ही आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्योंकि लगभग 55% जो आबादी है वो आपका कृषि क्षेत्र में आज भी कार्यरत है भारत के जनसंख्या का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, ये तीनों आपका जो है वो किसी भी देश के विकास का स्तर का निर्धारण करता है। यानी किसी देश के विकास के स्तर का निर्धारित करने का आधार जो है ये आपका तीनों है। प्रति व्यक्ति आय भी है, साक्षरता दर भी है और स्वास्थ्य की स्थिति भी। अच्छा स्वास्थ्य की स्थिति होगा वहाँ के, यानी किसी भी देश के है ना आबादी का स्वास्थ्य स्थिति अच्छा होगा तो विकास में आपका अहम रोल होगा। प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उस देश का विकास अच्छा माना जाएगा और साक्षरता दर भी आपका पढ़े लिखे लोगों की प्रतिशत जो होगी वो भी अधिक होगा तो उस देश का विकास का आधार निर्धारित करेगा। यानी ये आपका 3 जो पॉइंट है ये आपका मुख्य आधार होता है किसी देश के विकास के स्तर को आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 18, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कम। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। यानी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा तो लाजमी है कि आपका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा जैसे आपका जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो जाएगा। तो यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? कम हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा तो आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकता है यदि अगर जनसंख्या की तुलना प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ते रहा तो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंग्रेजों ने। प्रश्न नंबर 20, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1951 से 56, ये भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था। दूसरा अगर पूछेगा तो 1956 से 61 बताएंगे, 56 से 61। तीसरा अगर पूछेगा तीसरा पंचवर्षीय योजना तो आपका दूसरा हो गया, ये पहला था आपका। तीसरा अगर पूछेगा तो 1961 से बताइएगा 66, 1961 से 1966 का तृतीय पंचवर्षीय योजना था। और 66 के बाद अगर पूछेगा योजना काल तो बताइएगा 1966 से 1969, ये 3 साल का था। उसके बाद चौथा पूछेगा तो बताइएगा चौथा 1969 से इसमें 5 जोड़ दीजिए 74, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहिए अभी। और पांचवा पूछेगा 1974 से 79 बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, यानी लोगों को कल्याण पर दिया जाता है।
नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? अभी बता गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना काल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1951 में शुरू हुआ था, 1956 तक चला था। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1952 में। प्रश्न नंबर 25, बैंक उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का। बैंक आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी बता गए थे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, सेवा क्षेत्र सारे आते हैं। प्रश्न नंबर 26, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? यानी कौन सा अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिर्फ अमेरिका भी कह देते हैं कभी कभार, तो अमेरिका का विकसित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 28, नरेगा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए। नरेगा को अब मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा, नरेगा को मनरेगा भी कह सकते हैं। पुराना नाम आपका नरेगा है, नया नाम मनरेगा है। तो मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, गांव में रहने वाले मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 29, नरेगा एक कार्यक्रम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है नरेगा यानी मनरेगा। मनरेगा कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा विस्तार रूप। प्रश्न नंबर 30, सतत विकास का उद्देश्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अपने लिए और आने वाले संतति के लिए सतत विकास का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 31, प्लास्टिक मुद्रा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एटीएम। एटीएम कार्ड जो है आपका प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम कार्ड के अलावा क्रेडिट कार्ड भी आपका प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आता है, प्लास्टिक मनी। प्रश्न नंबर 32, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान। पहला स्थान अगर पूछेगा तो यूपी बताइएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान आपका यूपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार तीसरा स्थान पे है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 33, सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूसरा। सब्जी उत्पादन बिहार का दूसरा स्थान प्राप्त है। प्रश्न नंबर 34, बिहार में किस की प्रधानता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि का। बिहार में कृषि का प्रधानता है। प्रश्न नंबर 35, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जनसंख्या में अधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, ये तीनों आपका कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है जिसका कारण आपका ये तीनों है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो रहा है और कृषि पर भार अधिक है क्योंकि अधिकांश लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप झेलने को मिलते रहता है बिहार के लोगों को। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 36, बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीनी उद्योग। बिहार में विभाजन के बाद चीनी उद्योग रह गया है क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो विभाजन होने के बाद झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 37, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाढ़। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा आपका बाढ़ है। और बता दें कि टेस्ट लगाने के बाद आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में नंबर जरूर शेयर करेंगे कितना नंबर आपका आ रहा है। और बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे और लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। बेल आइकन को दबाएंगे, ऑल पे करके रखेंगे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से आपके मोबाइल एवं कंप्यूटर पर पहुंच सकेगा। और अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनको इस तरह का वीडियो की आवश्यकता है, जिनको एग्जाम देना है बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उन्हें जरूर शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी यह वीडियो उपलब्ध हो सके और उनको पता चल सके कि इस तरह का प्रश्न इस चैनल पर आपका मिलता है। चलिए, प्रश्न नंबर 38, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कृषि पर निर्भर है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के ये सभी कारण है, सभी उपाय है। आप इन उपायों से बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करके, जनसंख्या पर नियंत्रित करें, जनसंख्या को बढ़ने न दें, कृषि का तेजी से विकास कर सकते हैं, उद्योगों का विकास कर सकते हैं। तो ये सभी आपका जो है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 39, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर
कृषि पर निर्भर है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 80%। प्रश्न नंबर 40, भारत के संदर्भ में आजादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ गया, घट गया, स्थिर है, बताना है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी घटता गया है। भारत के संदर्भ में आजादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो घटता गया है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है, लोग धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं और भारत के लोग प्राथमिक क्षेत्र में अब कम संलग्नता दिखा रहे हैं और आपका द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है।